अच्छा, अब हमारे पास है कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कार्डियक मीन हार्ट। तो आपके हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, इसको आप जब मेजर करते हो, उसको आप ड्रा करते हो, इसको हम क्या कहते हैं? कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो ईसीजी होती है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। सही था। अच्छा, आप अगर आप ईसीजी देखो तो उसमें एक ये वेव होती है, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन होती है, फिर ये अगली वेव होती है, ये एक वेव हो गई। इसके बाद अगली वेव होती है, और ये इसके बराबर आ जाता है, तो ये दोबारा से स्ट्रेट हो जाता है, और फिर अगली वेव होती है। ठीक है। अब इससे पहले ज़रा हम हार्ट का समझ लेते हैं कि हार्ट कैसे, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे हो रही होती है। ये आपके पास राइट एट्रियम है ना, ये लेफ्ट एट्रियम है। तो राइट एट्रियम की दीवार के अंदर यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड। ये जो एस ए नोड होता है, इसके अंदर खुद ही ऑटोमेटिकली हर थोड़ी मिनट बाद एक करंट जनरेट होता है। उस करंट को हम क्या कहते हैं? इम्पल्स। ये यहाँ से हर थोड़े टाइम बाद एक इम्पल्स जनरेट होता है, और वो इम्पल्स दोनों एट्रिया में क्या करता है? फैल जाता है। ये एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया, ये राइट एट्रिया। यहाँ से जो इम्पल्स यानी जो करंट जनरेट होता है, वो दोनों एट्रिया में क्या हो जाता है? फैल जाता है, जिसकी वजह से दोनों एट्रिया डीपोलराइज हो जाते हैं। अब डीपोलराइज का क्या मतलब? ये एट्रिया के सेल्स हैं, ठीक है, मैंने दो ड्रा किए, ये सारे एट्रिया के सेल। इनमें से मैं एक सेल इस तरह बड़ा करके ड्रा करता हूँ, ठीक है। अब अंदर जो है वो होता है नेगेटिव चार्ज, लेट्स सपोज नेगेटिव -75। सही है। जब ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होता है और सारे एट्रिया के जो सेल्स हैं जिनसे ये एट्रिया बना है वो डीपोलराइज होते हैं, तो डीपोलराइज का मतलब ये है कि जब डीपोलराइजेशन होती है तो यहाँ पे सोडियम के चैनल होते हैं, सोडियम के ऊपर तो प्लस चार्ज है ना, तो सोडियम बाहर से कहाँ जाता है? तो अंदर की नेगेटिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, -75 से 50 हो जाती हैं, फिर -40, फिर -20, फिर 0, इस तरह 0 तक आ जाती है। तो वो जो एक नेगेटिव पोल था यहाँ पे, वो नेगेटिव पोल क्या हो गया? इसको कहते हैं डीपोलराइज्ड। तो जब ये सेल के पास जब इम्पल्स आता है, इम्पल्स ऐसे नोड ने जनरेट किया, हर थोड़े मिनट बाद ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होता है, यहाँ से ये एट्रिया के सेल्स में जाता है, जिसके नतीजे में एट्रिया के सेल्स के अंदर जो सोडियम चैनल होते हैं ये खुलते हैं, बाहर से सोडियम आता है, अंदर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जिसकी वजह से अंदर जो है वो जो क्या, इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। और ये जो प्रोसेस होता है कि सोडियम का अंदर जाना और डीपोलराइज होना, ये ईसीजी पे ये वेव है, इसको कहते हैं पी वेव। तरदीजी पूरे पॉइंट। अब ये एट्रिया तो हो गए डीपोलराइज। अब एट्रिया, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में यहाँ पे एक और नोड होता है जिसको कहते हैं एवी नोड। एवी क्यों? एट्रियो वेंट्रिकुलर, क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। समझ आ गई? अब ये जितना करंट या इम्पल्सेस इधर फैल गए थे ना, ये सारे इम्पल्सेस इस तरह करके किसके पास आते हैं? एवी नोड के पास आते हैं। किसके पास आते हैं? एवी नोड के पास आते हैं। एवी नोड में थोड़ी देर की मैं ज़रा इस ऐसे नोड का जनरल मैं आपको बता दूं। डीपोलराइजेशन हो गई ना,
तो हम कहते हैं कि ये, अगर मैं इसको ग्राफ पे ड्रा करूं तो ये आपके पास क्या हो गई, डीपो, यानी ये -75 था ना, -50, ये लेट सपोज 0 तक आ गया। ये कौन सी वेव हो गई, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन ये इस ग्राफ पे इस तरह आएगी और ईसीजी पे ये कौन से उसमें रिप्रेजेंट होगी, पी वेव में। अच्छा, डीपोलराइजेशन के बाद क्या होती है, उसके बाद होती हैं प्लेटो फेज। प्लेटो फेज में क्या होता है, कैल्शियम अंदर आता है, सेल के अंदर क्या जाता है, कैल्शियम, और कैल्शियम की वजह से क्या होती है, कंट्रैक्शन। उसके बाद रीपोलराइजेशन होती है। जिस तरह डीपोलराइज में आपने मनफी को ख़त्म किया था ना, आप पॉजिटिव की तरफ गए थे, ज़ीरो की तरफ गए थे, पॉजिटिव। रीपोलराइजेशन में आप दोबारा आते हो नेगेटिव की तरफ। समझ नहीं आई आप? अब देखो, ऐसे नोट से इम्पल्स जनरेट हुआ, सारे एट्रिया में चला गया, जिसकी वजह से एट्रिया क्या हो गए, डीपोलराइज हो गए। डीपोलराइजेशन के बाद एट्रिया क्या हो गए, और इसमें क्या हो गई, चूंकि इन सेल्स के अंदर कैल्शियम आया, एट्रिया के सेल्स में कैल्शियम आया, तो ये कंट्रैक्ट हो गए। जब ये कंट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड जो है वो ऊपर से वेंट्रिकल में आ जाता है। ज़ाहिर जब ये कंट्रैक्ट होंगे तो ब्लड नीचे आए, और उसके बाद फिर ये क्या होते हैं, रीपोलराइज होते हैं। ये वेंट्रिकल के सेल दोबारा -75 पे चले जाते हैं। ये देखो ना, आप दोबारा ये -75 पे आ गए हो। तस्दीजी पूरे बापो इस पे। अब हम सिंपल ना इसकी तरफ आते हैं, ईसीजी की तरफ। देखो यहाँ से ऐसे नोट सिंपल जनरेट हुए, सारे एट्रिया में फैल गए, एट्रिया के सारे सेल डीपोलराइज हो गए, डीपोलराइज के बाद कंट्रैक्शन हो गई, कंट्रैक्शन के बाद रीपोलराइजेशन। ये इम्पल्स जब वापस यहाँ पे आया ना एवी नोड में, तो एवी नोड में थोड़ी देर के लिए ये इम्पल्स रुक गया। इसमें ये इम्पल्स, ये करंट ना ऊपर जा रही थी ना कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारे साथ नहीं हो रही थी, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन है कि इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, करंट इम्पल्स यहाँ पे रुके हुए हैं। ये क्यों रुके हुए हैं, ताकि जो एट्रिया कंट्रैक्ट हो रहा था ना, कंट्रैक्शन के नतीजे में जो ब्लड इधर आ रहा था ना, ताकि ये वेंट्रिकल अच्छी तरह भर जाए। हमने इसको थोड़ा सा टाइम दिया है। ये आपके पास ये सही है। उसके बाद आपके पास आता है ये क्यू वेव, ये आर वेव, और ये जो है आपके पास क्या है, एस वेव। तो ये QRS कम्प्लेक्स है। इस कम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, QRS कम्प्लेक्स। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, देखो यहाँ पे करंट रुकी हुई थी ना, जो ही हम यहाँ पे पहुंचे करंट वहां से किधर आ गई, वेंट्रिकल में आ गई, जिसकी वजह से वेंट्रिकल क्या हो गए, डीपोलराइज हो गए। करंट जब आता है तो वो पहले डीपोलराइज करता है। जिस तरह यहाँ पे करंट एट्रिया के सेल्स को मिला था तो एट्रिया, इसी तरह वेंट्रिकल्स के पास जब करंट आएगा तो वेंट्रिकल पहले डीपोलराइज होंगे, मनफी से 0 और प्लस की तरफ जाएंगे। जिस तरह एट्रिया की डीपोलराइजेशन को हम पी वेव कहते थे, वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन को हम QRS कहते हैं। सही सवाल। एट्रिया की डीपोलराइजेशन, फिर एट्रिया की कंट्रैक्शन, एट्रिया की मेरे भाई डीपोलराइजेशन, उसके बाद कैल्शियम आया तो एट्रिया की डीपोलराइजेशन। यहाँ पे कौन सी चीज को रिप्रेजेंट करता है, पी वेव। कंट्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, ये प्लेटो फेज। ये इसके बाद एट्रिया क्या होगा, वो रीपोलराइजेशन वाली जो वेव है ना, वो ईसीजी पे नहीं आती, क्योंकि इसी टाइम पे QRS हो रहा होता है, यानी वेंट्रिकल डीपोलराइज हो रहे होते हैं। और वेंट्रिकल चूंकि साइज में बड़े होते हैं, इनकी दीवारें मोटी होती हैं, क्योंकि इन्होंने पंप करना होता है ब्लड को,
इसलिए इनका करंट ज़्यादा होता है, इसलिए क्यू आर एस हमें नज़र आ जाता है, जबकि जो एट्रिया की रिपोलराइजेशन होती है वो इसके पीछे छुप जाती है। वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन, सॉरी एट्रिया की डीपोलराइजेशन, एट्रिया की फिर इसके पीछे छुप जाती है क्या, एट्रिया की रिपोलराइजेशन। अब उसके बाद ये है वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन क्यू आर एस। ये तो जिस तरह एट्रिया कंट्रैक्ट हुआ था वेंट्रिकल में भी ये प्लीटो फेज होगा जिसमें कैल्शियम अंदर आएगा और क्या होगी, और इसमें कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होगी, सिर्फ कंट्रैक्शन होगी, कोई करंट इधर उधर नहीं जा रहा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, इसलिए ये एस टी सेगमेंट, ये एस टी सेगमेंट। उसके बाद वेंट्रिकल क्या होंगे, रिपोलराइज, तो ये टी वेव। क्यू आर एस का मतलब वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन, टी वेव का मतलब वेंट्रिकल की रिपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के दरमियान में क्या होती है, प्लेटो फेज, जिसमें क्या हो रहा होता है, तो ये एस टी सेगमेंट में वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो रहा होगा। पॉइंट वाले, यानी एस के ख़त्म होने से लेके टी के शुरू होने तक ये जो सेगमेंट है इसको हम एस टी सेगमेंट कहते हैं। तो देख खबर मान पॉइंट पे पी वेव की समझ आ गई कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है। हाँ, अब पी आर इंटरवल किसे कहते हैं, पी आर इंटरवल कहते हैं कि पी वेव के शुरू होने से लेके क्यू वेव के शुरू होने तक, ये क्यू था ना, यहां से क्यू शुरू हुआ, तो यहां से लेके पी के शुरू होने से लेके क्यू के शुरू होने तक ये जो इंटरवल है इसको हम कौन सा इंटरवल कहते हैं, पी आर इंटरवल। पॉइंट्स पे वैसे तो हमें पी क्यू इंटरवल कहना चाहिए क्योंकि पी के शुरू होने से लेके क्यू के शुरू होने तक है, लेकिन क्यू कभी कभी ईसीजी में हमें नज़र नहीं आती तो हम बस पी आर इंटरवल कहते हैं इसको। और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एट्रिया। एट्रिया अवल खुदा ना दवाई चलाट से सबाब दे टेस्टी सबाब नवाई नवायु सही था। इसमें एट्रिया की डीपोलराइजेशन भी आ गई और एट्रिया की कंट्रैक्शन भी आ गई, रिपोलराइजेशन तो इसके पीछे। हमें आपको पी वेव की समझ आ गई, पी आर इंटरवल की भी समझ आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा अब एक और चीज़, पी आर इंटरवल में ये पी वेव था और ये आपके पास ये जगह थी। अब ये जो जगह है जिसमें ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट क्यों है, हाँ, लेकिन कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा, क्योंकि करंट यहाँ पे रुकी हुई है। पी का मतलब सारे एट्रिया डीपोलराइज हो गए। उसके बाद ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब ये करंट यहाँ आके रुक गई, न इधर जा रही है, न उधर जा रही है, न इधर जा रही है, न इधर। तो करंट जब रुकी हुई हो, कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही हो, तो लाइन स्ट्रेट होती है। हाँ, अब देखो अगर किसी बंदे को एक कंडीशन है, एक बीमारी है जिसको कहते हैं हार्ट ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक में करंट इधर से नीचे नहीं आती, तो जब इधर से नीचे नहीं आती तो ये जगह क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी या लंबी हो जाएगी, तो पी आर इंटरवल आपके पास लंबा हो जाएगा। यानी अगर ये नॉर्मल बंदे में इतना है तो जब हार्ट ब्लॉक होगा इसका मतलब करंट यहाँ से अब नीचे नहीं जा रही, तो ये वाली लाइन इस तरह लंबी हो जाएगी, तो ये पी आर ये क्यू वेव था, तो ये पी आर इंटरवल आपके पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। समझ आ गई। अब देखो जितनी जल्दी एवी नोट से करंट कंडक्टों की नीचे आएगी उतना पी आर इंटरवल क्या होगा, कम होगा, शार्ट होगा। और जितना यहाँ पे करंट ज़्यादा देर के लिए रुके रहेगा उतना पी आर इंटरवल लंबा होगा। तो ये जो पी आर इंटरवल है ये डिपेंड करता है कि एवी नोट से जो करंट ट्रेवल कर रही है उसकी कंडक्शन वेलोसिटी कितनी है। अगर जल्दी ट्रेवल कर लेता है, कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा है, तो पी आर इंटरवल शार्ट होगा, इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर कंडक्शन वेलोसिटी थोड़ी है यानी इस पर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो पी आर इंटरवल भी लंबा होगा। समझ आ गई है। अब अगर किसी बंदे को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए से स्टिमुलेट किया जाए,
तो वो एवी नोड को भी क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। तब ये जब ये स्टिमुलेट करता है तो यहाँ पे करंट ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकेगी, बहुत जल्दी नीचे आएगी, तो पीआर इंटरवल। पैरासिम्पैथेटिक में हार्ट रेट क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। एवी नोड के थ्रू भी कंडक्शन स्लो हो जाती है, तो अब यहाँ पे इम्पल्स बहुत स्लो आती है, इसलिए पीआर इंटरवल पैरासिम्पैथेटिक में लंबा हो जाता है। बताइए पोइस पे क्यू आर एस कम्प्लेक्स की भी समझ आ गई। क्यू 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 से लेके एस तक ये क्यू आर, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन। पी एट्रिया की डीपोलराइजेशन। एट्रिया की डीपोलराइजेशन के बाद कंट्रैक्शन होती है, तो इसमें कंट्रैक्शन, और उसके बाद फिर रिपोलराइजेशन होती है, वो इसके पीछे छुप जाती है। अब वेंट्रिकल की बारी है, क्यू आर एस वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन, एस टी सेगमेंट ये वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन, और टी वेव वेंट्रिकल की रिपोलराइजेशन, क्योंकि डीपोलराइजेशन कंट्रैक्शन रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन कंट्रैक्शन रिपोलराइजेशन। वो इस वाले क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की समझ आ गई। उसके बाद आपके पास आता है क्यू टी इंटरवल। क्यू टी इंटरवल क्यू से लेके क्यू, जो क्यू टी इंटरवल होता है ये कंप्लीट होता है, यानी इसमें क्यू भी आपकी सारी आ जाती हैं और टी भी सारी आ जाती है, यानी क्यू से लेके टी के एंड तक, टी वेव के एंड, एस टी सेगमेंट के एस के एंड से टी के स्टार्ट तक। मेरे भाई यहाँ से टी वेव शुरू हुई, यहाँ पे टी वेव खत्म हुई, यहाँ पे एस वेव खत्म हुई, तो एस टी सेगमेंट कहाँ से शुरू होता है, एस के खत्म होने से लेके एंड ऑफ एस वेव एंड बिगिनिंग ऑफ टी वेव। जबकि जो क्यू टी सेगमेंट होगा, क्यू टी इंटरवल होगा, वो क्यू टी इंटरवल इज बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ द क्यू वेव एंड द एंड ऑफ टी वेव। ये आपके पास क्यू टी इंटरवल है। देख बड़े बंदे पोइस पे इसमें कौन कौन सी चीजें आ गई, इसमें आपके वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन भी आ गई, वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन भी आ गई, और वेंट्रिकल की रिपोलराइजेशन भी आ गई। देख बड़े पोइस पे, और एस टी सेगमेंट की भी समझ आ गई। अब जो एम आई होता है ना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्यों कहते हैं, इन्फार्क्ट कहते हैं मर जाना, मायोकार्डियल मीन हार्ट के सेल्स, तो हार्ट अटैक में हार्ट के सेल्स मर जाते हैं, यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाती है। उसमें ये एस टी सेगमेंट या ऊपर चला जाता है या नीचे आ जाता है। हमें ईसीजी में कैसे पता चलता है कि इस बंदे को हार्ट अटैक हो गया है, हम इस एस टी सेगमेंट को देखते हैं। एस टी सेगमेंट में आपके पास या एस टी सेगमेंट ऊपर चला जाता है या एस टी सेगमेंट इसको या एस टी सेगमेंट एलिवेशन कहते हैं यानी ऊपर जाना जाना, या एस टी सेगमेंट डिप्रेशन कहते हैं नीचे चला जाना। अगर एस टी सेगमेंट ऊपर चला जाए, ऐसे एम आई को एस टी ई एम आई कहते हैं, यानी एस टी सेगमेंट एलिवेटेड एम आई। और अगर एस टी सेगमेंट नीचे आ जाए, इसको हम एन स्टेम आई कहते हैं, नॉन एस टी सेगमेंट एलिवेटेड एम आई, मतलब इसमें एस टी सेगमेंट एलिवेट नहीं हुआ। बहरहाल वो अलग बातें हैं, लेकिन एस टी सेगमेंट की आपको समझ आ गई है, ठीक है। उसके बाद टी वेव है, टी वेव की भी समझ आ गई, रिपोलराइजेशन। अब देखो जब एम आई होता है ना, हार्ट के सेल्स मर जाते हैं, तो जब वो मर जाते हैं तो वो सही तरीके से रिपोलराइज नहीं होते। यही वजह है कि एम आई में जो टी वेव होती है ना, ये ऐसे की बजाय उल्टी हो जाती है, यानी ऐसे होता है, ये पी वेव, ये क्यू आर एस, और एस टी भी ऊपर चला जाता है, एस टी सेगमेंट। उसके बाद क्या होना था, टी वेव होना था ना, टी वेव बजाय इस तरह होने के इस तरह होती है, यानी टी वेव इन्वर्जन भी हो जाती है। समझ आ गई है? क्यों? क्योंकि जो इन्फार्क्टेड सेल्स होते हैं वो सही तरीके से रिपोलराइज, इसलिए टी वेव ऊपर की बजाय नीचे हो जाती है। ये एक जनरल आइडिया था ईसीजी के बारे में, इसकी समझ आपको आ गई है। पी वेव एट्रिया की डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का क्या मतलब कि बाहर से पॉजिटिव चार्ज अंदर आया, अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो गई, हमने कहा ये डीपोलराइज हो गया, ईसीजी पे पी वेव ड्रा होगी। उसके बाद ये, और इस प्लाट पे एक्शन पोटेंशियल वाला जो ग्राफ है उस पे ये डीपोलराइजेशन हो गई।
डीपोलराइजेशन के बाद एट्रिया ने कंट्रैक्ट होना है, इसके लिए कैल्शियम चाहिए, इसमें कैल्शियम सेल्स के अंदर आता है, तो ये वेव प्लीटो हो गई। और फिर उसके बाद रीपोलराइजेशन होती है, ठीक है। अब रीपोलराइजेशन हम कैसे करते हैं, पोटाशियम को बाहर निकालते हैं, पोटाशियम पॉजिटिवली चार्ज है, तो अगर आप पॉजिटिवली चार्ज पोटाशियम को बाहर निकालो तो अंदर नेगेटिविटी दोबारा से ज़्यादा हो जाएगी, समझ आ गई। तो ये रीपोलराइजेशन। अब ये एट्रिया की डीपोलराइजेशन, ये एट्रिया की यहाँ पे कंट्रैक्शन हो रही होती है, और एट्रिया की रीपोलराइजेशन इसके पीछे QRS के पीछे छुप जाती है। एट्रिया की हो गई बारी ख़त्म। अब है वेंट्रिकल की बारी। वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन, ये आपके पास एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ है, एक्शन पोटेंशियल का, इसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। डीपोलराइजेशन, प्लीटो, रीपोलराइजेशन, ये है एक्शन पोटेंशियल। तो ये आपके पास, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं। तो ये आप QRS क्या है, वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन है। तो ये डीपोलराइजेशन ये किसकी वजह से हुई, कौन अंदर आया, सेल्स के अंदर आया, सोडियम अंदर आया। उसके बाद वेंट्रिकल की प्लीटो फेज, जिसमें कंट्रैक्शन होती है, कैल्शियम आता है, कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही। उसके बाद वेंट्रिकल की ये टी वेव। क्लियर हो गया। अच्छा, हमने इसका ECG के बारे में पढ़ा था कि P वेव होता है, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन होती है, फिर Q वेव होती है, फिर R वेव होती है, और फिर ये S वेव होती है, सही है, ये S वेव, फिर स्ट्रेट लाइन होती है, फिर T वेव होती है, ठीक है। तो ये P हो गया। इस कम्प्लेक्स को ये जो है QRS कम्प्लेक्स कहते हैं, और ये फिर T वेव है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये तो थी ECG से रिलेटेड। अब एक चीज़ होती है एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब एक्शन पोटेंशियल जो है, देखो ये सेल आपके पास है, लेट सपोज ये हार्ट का एक सेल है, इसके अंदर नॉर्मली जो चार्ज होता है, लेट सपोज वो आपका -85 है, ठीक है। ये वेंट्रिकल का आपका एक सेल है, ये आपका हार्ट है, ये एट्रिया, ये वेंट्रिकल, ये एक सेल हमने वेंट्रिकल का उठाया और इसको बड़ा कर दिया। तो इस वेंट्रिकल के अंदर जो चार्ज होता है वो -85 होता है। -85 का मतलब ये है कि बाहर के माहौल की निस्बत अंदर जो नेगेटिव चार्ज हैं वो ज़्यादा है, 85 टाइम ज़्यादा है। अब ये जो पोटेंशियल है -85, ये जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन है ना, ये इस सेल का सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड और बाहर वाली साइड के दरमियान जो चार्ज का डिफरेंस है वो -85 है, इसलिए इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। और ये रेस्टिंग हालत में है। रेस्टिंग का मतलब इस सेल को कोई स्टिमुलस अभी तक मिला नहीं है, तो ये -85 है, इसको कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये डिपेंड करता है कि कौन से आयन की, यहाँ पे इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर चैनल होते हैं, रास्ते होते हैं, जिसके थ्रू कुछ आयन्स अंदर जाते हैं, कुछ आयन्स बाहर आते हैं। आयन्स किसको कहते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल को, या वो पॉजिटिवली चार्ज होगा जैसे प्रोटॉन या पोटाशियम, या नेगेटिवली चार्ज होगा जैसे Cl नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपके पास एनाइन, ये आपके पास आयन्स है। फिर आयन्स में दो टाइप के होते हैं, कैटाइन्स और एनाइन। एनायंस, देखो एनायंस में 2 N है, तो इसे याद रखो कि नेगेटिवली चार्ज जो आयन होते हैं उनको एनाइन कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज को कैटाइन कहते हैं। एक तो हो गई ये बात। अब जैसे मैंने आपको बताया कि चार्ज या अंदर जाएगा, आयन या अंदर जाएंगे और या बाहर जाएंगे। जो अंदर जाएंगे उसकी वजह से जो करंट जनरेट होगी उसको हम इनवर्ड करंट कहेंगे, और बाहर जाने की वजह से जो होगी वो आउटवर्ड करंट कहलाएगी, ठीक था। अब जो इनवर्ड करंट होती है उसके ज़रिए से होता क्या है कि पॉजिटिव चार्ज सोडियम जो होता है वो अंदर जाता है, क्योंकि देखो
सेल के बाहर कौन ज्यादा है? सोडियम और क्लोराइड। सेल के बाहर कौन ज्यादा है? सोडियम और क्लोराइड। क्लोराइड। और सेल के अंदर कौन ज्यादा होता है? पोटाशियम। पोटाशियम। इसको इस तरह याद रखो कि एवरी सेल इज ए बैग ऑफ पोटाशियम। हर सेल पोटाशियम के अंदर पोटाशियम पड़ा हुआ होता है। सेल के बाहर क्या होता है? सोडियम होता है और क्लोरीन होता है। ठीक है, NaCl ना NaCl खुदा टेबल साल्ट तो वही माल के तो वही सोडियम और क्लोरीन। अब चूंकि बाहर सोडियम ज़्यादा है इसलिए सोडियम डिफ्यूजन की वजह से कहाँ से कहाँ जाएगा? इनसाइड। क्योंकि डिफ्यूजन इसको कहते हैं कि हाई कंसंट्रेशन से ज़्यादा मिकदार से लो मिकदार की तरफ जाना। तो जब बाहर सोडियम ज़्यादा है, बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सोडियम बाहर से इनसाइड जाएगी। तो हम कहेंगे कि ये इनवर्ड करंट किसकी वजह से है? इस इनवर्ड करंट की वजह से पॉजिटिवली चार्ज्ड चीजें अंदर गई। इनवर्ड करंट ब्रिंग पॉजिटिव चार्ज इनटू द सेल। तो जब पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा तो यहाँ पे जो पोटेंशियल था -85, ये क्या हो जाएगा? ये -85 से -70 हो जाएगा, फिर -50 हो जाएगा, फिर यानी आपने इसको आप किसकी तरफ लेके जा रहे हो? इसको पॉजिटिव की तरफ, जीरो की तरफ लेके जा रहे हो। अगर ये जीरो तक पहुंच जाए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये डीपोलराइज हो गया है? क्योंकि क्यों कह सकते हैं कि ये डीपोलराइज हो गया है? क्योंकि पोल्स दो होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और दरमियान में जीरो होता है जो कोई पोल नहीं है। तो अगर -85 था और आप इसको नीचे वापस आते 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 जीरो की तरफ लेके आओ तो आप इसको क्या कर रहे हो? डीपोलराइज। तो जब सोडियम अंदर आता है यानी पॉजिटिवली चार्ज करंट अंदर आता है तो इसकी वजह से ये सेल क्या हो जाता है? डीपोलराइज। इसकी नेगेटिविटी खत्म होकर ये जीरो और प्लस की तरफ आना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो आउटवर्ड करंट होगी, पोटाशियम कहाँ ज्यादा है? सेल के अंदर। एवरी सेल इज ए बैग ऑफ पोटाशियम। तो पोटाशियम अंदर से बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो पोटाशियम के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो जब पोटाशियम अंदर जाए, अब बाहर जाएगा यानी पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा तो अंदर नेगेटिविटी क्या हो जाएगी? मजीद ज्यादा हो जाएगी। -85 है, आप पॉजिटिव चार्जेस को बाहर निकाल रहे हो तो पीछे तो नेगेटिव की तादाद ज्यादा हो रही है। खबर मख्तल 800। आप पॉजिटिव चार्ज अंदर लेके आ रहे थे तो नेगेटिविटी खत्म हो रही थी। आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे थे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आप जो अंदर ला रहे थे। अब अगर आप पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकालो तो दोबारा से अंदर नेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, -85 से -90 तो हम कहेंगे कि जो द आउटवर्ड करंट है, जो बाहर की तरफ जा रही है, इट टेक पॉजिटिव चार्जेस आउट ऑफ द सेल, जिसकी वजह से ये सेल क्या हो जाएगा? मजीद नेगेटिविटी की तरफ जा जाएगा यानी हाइपर पोलराइज हो जाएगा। हाइपर मीन ज्यादा, डीपोलराइज मीन पोलराइजेशन का खत्म होना, हाइपर पोलराइजेशन का ज्यादा होना। पोलराइजेशन का मतलब अंदर नेगेटिव चार्ज का ज्यादा होना। तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकालोगे तो अंदर तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे। पे यानी पॉजिटिव चार्ज की निस्बत नेगेटिव चार्ज अंदर ज्यादा हो जाएंगे तो अंदर नेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी। हम कहेंगे ये हाइपर पोलराइज हो गया। अब ये सोडियम और जो पोटाशियम है, इनको अंदर लाने और बाहर ले जाने का काम एक पंप करता है। उस पंप का नाम है सोडियम पोटाशियम एटीपेज। एटीपेज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पंप एटीपी को इस्तेमाल करते हुए ये काम करता है। एटीपेज मतलब एटीपी को तोड़ने वाला, एटीपी को इस्तेमाल करने वाला। एटीपी इसको एनर्जी देती है इस पंप को। तो जब इस पंप को एनर्जी मिलती है तो ये क्या करता है? सोडियम को बाहर निकालता है और पोटाशियम को अंदर लाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि वाई
every cell is a bag of potassium. Tabortawaye because Tabortawaye every cell is a bag of potassium because there is a pump inside the cell membrane of every cell. The pump is called sodium potassium ATPase. This pump uses ATP for energy purpose, and when it gets its energy, it delete the sodium from inside the cell and kick it outside the cell. 3 सोडियम ये बाहर निकालता है और इसके बदले में 2 पोटाशियम अंदर लाता है। पोटाशियम कहाँ चले गए? इसलिए एवरी सेल इज ए बैग ऑफ पोटाशियम, क्योंकि ये पंप पोटाशियम को बाहर से अंदर ला रहा होता है। खबरें पोइस पे यही वजह है। अच्छा, अब अगर कोई आपसे पूछे कि सेल की, लेट्स सपोज हम हार्ट सेल की बात कर रहे हैं, नॉर्मली हार्ट सेल के अंदर का पोटेंशियल -85 क्यों होता है? ये मनफी में क्यों है? ये मनफी में क्यों है? क्योंकि कार्डियक सेल के अंदर भी सोडियम पोटाशियम एटीपेज एक पंप है और ये 3 सोडियम बाहर निकालता है, 2 पोटाशियम अंदर लेके आता है। अब देखो सोडियम के ऊपर कितने चार्ज हैं? 1 मेरे भाई, ये तो 3 सोडियम के मालिक्यूल आपने निकाले, एटम। और पोटाशियम के ऊपर कितना है? 1। अब अगर आप इस तरह करो कि 3 सोडियम निकालने का मैं ये कह सकता हूं कि आपने 3 पॉजिटिव चार्ज निकाले और लेके कितने आए? 2। तो अंदर कौन ज्यादा हो जाएगा? नेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप ज्यादा सोडियम पॉजिटिव चार्ज निकाल रहे हो, ला कम रहे हो, तो अंदर आहिस्ता आहिस्ता सोडियम पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। कौन ज्यादा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इसलिए अंदर -85 होता है। इसको मेंटेन किसने किया हुआ होता है? इस -85 को इस सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप ने। पता खबर है पोइस। अब ये याद आप कैसे करोगे कि कौन बाहर जा रहा है, कौन अंदर आ रहा है? सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप जो है ये किसको बाहर किक आउट करता है, किसको अंदर लाता है। इसको याद करने का फार्मूला ये मैंने खुद इस तरह याद किया था कि सोडियम जो है ना, इसमें डी है ना, तो इस डी से डिलीट याद रखो कि सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप के थ्रू सोडियम डिलीट होता है, यानी बाहर निकलता है और पोटाशियम दायरे फिर अंदर आता है। 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 पोटाशियम अंदर आता है। यही वजह है कि सेल के अंदर जो चार्ज है वो मनफी में है, जमा में नहीं है। ये जमा में कब होगा? ये जमा में तब होगा कि अगर आप इस सेल को स्टिमुलेट करो, तो जब ये सेल स्टिमुलेट होगा तो इसी सेल की मेम्ब्रेन में सोडियम चैनल होते हैं, वो सोडियम चैनल ओपन होंगे, बाहर से सोडियम जो इस पंप के थ्रू किक आउट हुआ था, जो हर वक्त होता रहता है, जब आप इस सेल को स्टिमुलेट करोगे और सोडियम के चैनल खुलेंगे तो ये 3 सोडियम अंदर आएंगे, बहुत ज्यादा सोडियम अंदर आएंगे, तो यहाँ पे मनफी चार्ज क्या हो जाएगा? 0 की तरफ चला जाएगा, प्लस की तरफ चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डीपोलराइजेशन। और आप इसको ड्रा कैसे करोगे? इसको ड्रा इस तरह करोगे कि ये देखो, ये आपका लेट सपोज -85 है ना, ये -60 है, ये -40 है, ये 0 है, सही है। ये लेट सपोज +20 है। तो नॉर्मली था कितना? -85। तो आपने जब स्टिमुलस दिया सेल को, तो स्टिमुलस के देने के नतीजे में किधर है? सोडियम के चैनल खुला तो सोडियम अंदर आया, तो सोडियम अंदर आने की वजह से यहाँ नेगेटिविटी कम होना शुरू हुई, यानी आप -85 से -60 पे गए, फिर -40 पे गए, फिर -0 पे गए, फिर प्लस की तरफ चले गए। ये जो कर्व है इसको हम कहते हैं ये डिपोलराइजेशन की कर्व है। पता खबर है पोइस वे। ये है फेज 0 ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। ये जो हम ड्रा कर रहे हैं ना, ये एक्शन पोटेंशियल का फेज 0 है। ये फेज 0 में क्या हुआ? सोडियम अंदर आया,
दूसरे लफ्ज़ों में मैं कह सकता हूँ कि सोडियम की कंडक्टेंस ज़्यादा हो गई। तो जब सोडियम की कंडक्टेंस ज़्यादा हो गई तो ये मेम्ब्रेन और ये सेल क्या हो गए, डीपोलराइज हो गए। ये फेज 0 में हुआ। सही है। सही। अच्छा, अब उसके बाद जब हम पीक तक पहुंचने की कोशिश करने लगे, जब हम यहाँ तक पहुंचे पीक तक, तो यहाँ पे इस मेम्ब्रेन की जो पोटेंशियल है ये बराबर हो गई सोडियम की। अब मजीद सोडियम अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसलिए अब ये यहाँ पे रुक जाएगा। हम कहेंगे कि ये जो एक्शन पोटेंशियल की पीक है, इस जगह पे जो मेम्ब्रेन की पोटेंशियल है वो किसके पोटेंशियल के बराबर हो गई, सोडियम के पोटेंशियल के बराबर हो गई। इसलिए अब ये मजीद ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि दोनों बराबर हो गए। उसके बाद होगा फेज 1। फेज 1 क्या होगा, ये फेज 1 हुआ। ये दोबारा से आप किधर गए, नेगेटिविटी की तरफ गए। तो ये डीपोलराइजेशन हुआ या हाइपरपोलराइजेशन हुआ या रीपोलराइजेशन हुआ। रीपोलराइजेशन। हाइपर तो तब होगा जब आप बहुत ज्यादा नेगेटिव। ये डीपोलराइजेशन, ये रीपोलराइजेशन। अगर आप इधर से नीचे आओगे तो ये क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन। तो ये आप डीपोलराइजेशन हुआ, आप पॉजिटिविटी की तरफ आए। अब दोबारा आप पॉजिटिविटी से उसकी तरफ आ रहे हो, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ पीरियड ऑफ रीपोलराइजेशन हुआ। इसको कहते हैं फेज 1। ये फेज 2 था, ये फेज 1 है। सवाल ये पैदा होता है कि ये फेज 1 2 का तो हमें पता चल गया। हाँ, ये फेज 0 है, फेज 0 सॉरी, ये फेज 0 हुआ और ये फेज 1 हुआ। फेज 0 किसकी वजह से है, सोडियम की कंडक्टेंस ज्यादा हो गई, बाहर से सोडियम अंदर आया, सेल डीपोलराइज हुआ, ये डीपोलराइजेशन है। 1 क्या है, ये रीपोलराइजेशन है। तो ये रीपोलराइजेशन किसकी वजह से है, ये रीपोलराइजेशन इस वजह से है कि जो पोटाशियम की मूवमेंट है वो ज्यादा हो जाती है। यानी यहाँ पे जब आप यहाँ पे पहुंचे तो सोडियम अंदर आना कम हो गया और पोटाशियम का बाहर लीक होना, क्योंकि पोटाशियम बाहर लीक हो रहा है ना, पोटाशियम का बाहर लीक होना शुरू हो गया। अब सोडियम अंदर थोड़ा आ रहा है इन चैनल्स के थ्रू, पोटाशियम थोड़ा ज्यादा निकल रहा है, तो इसलिए अब आप क्या हो रहे हो फिर नेगेटिव। यानी अगर एक सोडियम आ रहा है तो इसके बदले में यहाँ से 2 पोटाशियम निकल रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से आप किस तरफ जा रहे हो, नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हो, इसलिए आप थोड़ी सी नेगेटिविटी की तरफ। ये फेज 1 था। उसके बाद ये स्ट्रेट हो जाता है, ये कर्व स्ट्रेट हो जाती है। ये स्ट्रेट क्यों हुई, ये है फेज 2। ये स्ट्रेट क्यों हुई, इसको हम एक प्लीटो भी कहते हैं। प्लीटो कहते हैं सतह मुर्तफा। पहाड़ के ऊपर जब आप चढ़ते हो तो जो पहाड़ की बिल्कुल पीक पे हमवार जगह होती है उसको प्लीटो कहते हैं। तो ये प्लीटो है, हमवार जगह। ये जो एक्शन पोटेंशियल की प्लीटो है, ये किस वजह से हुई, ये इस वजह से हुई कि देखो पोटाशियम बाहर निकल रहा था ना, पोई नहीं है सही ध्यान से ऊपर, यहां सोडियम अंदर आ रहा है, 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 आ रहा है। अब पोटाशियम बाहर निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। इसलिए ये नहीं, पोटाशियम बाहर निकल रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है, तो अंदर फिर नेगेटिव ज्यादा हो रही है, इसलिए आप नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं। ये स्ट्रेट क्यों हो गया, ये स्ट्रेट इसलिए हो गया क्योंकि इस जगह पे जितना पोटाशियम बाहर जा रहा है उतना कैल्शियम अंदर आ रहा है। तो कैल्शियम के ऊपर भी प्लस चार्ज होता है, पोटाशियम के ऊपर भी प्लस चार्ज होता है। तो जितना प्लस निकल रहा है उतना प्लस आ रहा है, इसलिए एक्शन पोटेंशियल चेंज नहीं होता, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन है। मतलब अगर लेट सपोज +5 पे है तो ये इसी +5 पे रहेगा, +5 सही, क्योंकि जितना निकल रहा है उतना आ रहा है। पर देखा बड़े पॉइंट पे, पर फेज 2 बांधे पॉइंट पे, इसको क्या कहते हैं, प्लीटो फेज कहते हैं। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि जो आउटवर्ड करंट है और इनवर्ड करंट है ये क्या हो जाती है, इक्वल। आउटवर्ड करंट किसकी है, पोटाशियम की, इनवर्ड करंट किसकी है, कैल्शियम की, दोनों बराबर है, इसलिए ये फेज 2। ये कैल्शियम जो अंदर आया ना इस फेज में, इस कैल्शियम की वजह से फिर हार्ट क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है इसकी मदद से। पता है पॉइंट पे, ये हो गया फेज 2। उसके बाद आपका आता है फेज 3।
तो फेज 3 फिर क्या है? रिपोल रिपोल। इसमें फिर क्या हुआ? अब पोटाशियम ज्यादा निकल रहा है, कैल्शियम आना बंद हो गया है। बंद हो गए, तो जब कैल्शियम का आना बंद हो गया है, पोटाशियम बाहर निकल रहा है, तो अंदर फिर नेगेटिविटी क्या हो रही है? ज्यादा हो रहा ज्यादा हो रही है। इसलिए आप फिर किस तरफ जा रहे हो? नेगेटिव नेगेटिव की तरफ जा रहे हो। नीचे नेगेटिव है ना, अगर आप इस तरह देखो ये नेगेटिव, यहाँ पे -40, यहाँ पे -50, यहाँ पे -60, यानी नेगेटिविटी की तरफ आ रहे हो, नीचे आ रहे हो। तो ये फिर से क्या हो गया? रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ब्रीफ पीरियड ऑफ रिपोलराइजेशन, प्लीटो रिपोलराइजेशन। ये रिपोलराइजेशन किसकी वजह से हुई? किसकी कंडक्टेंस ज्यादा हो गई? पोटाशियम की बाहर जाए, पोटाशियम की आउटवर्ड कंडक्टेंस ज्यादा हो गई, पोटाशियम बाहर निकलना ज्यादा शुरू हो गया। देख बड़े बांधे पॉइंट पे। अब फेज 4 है आपके पास। फेज 4 में क्या होता है? ये आप यहां पे आए, फेज 4 में आप दोबारा ये दोबारा फेज 4 है, ये फेज 4 है। ये फेज 4 में क्या होता है? या बल्कि नहीं, हम इसको ना इधर तक ही ले आते हैं। ये फेज 4 है। ये कितने के बराबर है? कितना है? -85 हाँ, -85 क्या था हमारा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या हमारे पास रेस्टिंग हालत में सेल इस पे पोटेंशियल पे होता है, तो फेज 4 आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया। ये काट दो। फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। उसके बाद फिर जब स्टिमुलस पड़ेगा तो फिर फेज 4 से क्या शुरू हो जाएगा? फेज 0 शुरू हो जाएगा। फिर ब्रीफ पीरियड ऑफ रिपोलराइजेशन होगी इस तरह, फिर प्लेटो होगा, फिर रिपोलराइजेशन होगी, फिर फेज 4 होगा। फिर स्टिमुलस दोगे आप। पता खबर है कोई पे? ये जो स्टिमुलस की मैंने बात की, ये स्टिमुलस देता कौन है? ये हार्ट है। ये यहाँ पे SA नोड होता है। ये हर कुछ सेकंड, मतलब सेकंड्स के बाद एक इंपल्स देता है। वो इंपल्स स्पेसिफिक फाइबर्स के थ्रू ट्रेवल करती हैं पूरे एट्रिया में। ये एट्रिया है दोनों। फिर एट्रिया से ये करंट या एक्शन पोटेंशियल या इंपल्स आता है AV नोड में। फिर AV नोड से आता है बंडल ऑफ हिस में। फिर बंडल ऑफ हिस से लेफ्ट बंडल और राइट बंडल निकलते हैं। फिर लेफ्ट बंडल और राइट बंडल फाइबर से परकिंजी फाइबर्स निकलती हैं। परकिंजी फाइबर हर सेल को कनेक्शन देती है। तो जब लेट सपोज में ये परकिंजी फाइबर है, ये हार्ट का एक सेल है, ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट हुआ, पूरे एट्रिया में फैल गया, फिर AV नोड में आया, फिर बंडल ऑफ हिस से आया, फिर राइट बंडल ब्रांच से, फिर परकिंजी फाइबर से किसको मिल गया? सेल तक पहुंच गया। फिर सेल में क्या हुआ? डीपोलराइजेशन हुई, क्योंकि इस इंपल्स की वजह से सोडियम के चैनल खुल गए। तो जब सोडियम के चैनल खुले, सोडियम अंदर आया तो नेगेटिविटी खत्म, पॉजिटिविटी, ये डीपोलराइजेशन हो गई। फिर जब यहां तक आप पहुंचे तो सोडियम के चैनल बंद और पोटाशियम के कम होना खुलना शुरू हुए। पोटाशियम तो बाहर लेके जाता है पॉजिटिव चार्ज को। तो जब पोटाशियम बाहर जाने लगा तो दोबारा नेगेटिविटी आने लगी सेल के अंदर। फिर इसमें कैल्शियम के चैनल भी खुल गए, तो जितना कैल्शियम आ रहा था पॉजिटिव चार्ज कैल्शियम, उतना पॉजिटिव चार्ज पोटाशियम निकल रहा था, इसलिए ये बराबर प्लीटो हो गया। अब यहाँ पे कैल्शियम के चैनल बंद होना शुरू हुए, पोटाशियम के तो खुले हैं, तो पोटाशियम निकल रहा है। तो जब पोटाशियम निकल रहा है यानी पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है, तो अंदर दोबारा से नेगेटिविटी ज्यादा हो गई। तो ये फेज 3, जिसको रिपोलराइजेशन कहते हैं। पदी खबरें बांधे पॉइंट पे। ये वाला जो कारोबार है ये कौन से? क्योंकि हार्ट में आपके पास 2 तरह के सेल्स हैं, फास्ट कंडक्टिंग, स्लो कंडक्टिंग। तो ये जो आपके पास फास्ट कंडक्टिंग जो आपके पास वेंट्रिकल एट्रिया और परकिंजी सिस्टम है, VAP, वेंट्रिकल एट्रिया, यानी ये वेंट्रिकल के जितने भी सेल्स हैं और एट्रिया के जितने भी सेल्स हैं और ये परकिंजी फाइबर्स जो हैं, इनका एक्शन पोटेंशियल इस तरह का होता है। खबर है ना से पोई? पीसी क्या है? परकिंजी फाइबर्स, ये जो फाइबर्स हैं। अब जो आपके SA नोड और AV नोड हैं,
उनका डिफरेंट होता है। उनका किस तरह होता है, इधर ही ड्रा कर दलता है, इधर तक ड्रा कौन सी आप गलत नहीं दलता। उनका होता है इस तरह, इस तरह। ये लेट सपोज आपका, मैं ड्रा कर देता हूँ, लेट सपोज ये -60 -40 -20 -10 प्लस और इस तरह जाओ। जो आपका SA नोड और AV नोड हैं, उनका एक्शन पोटेंशियल इस तरह होता है। अब इनका ये फेज 0 है, ये क्या है, और ये क्या है, इनके एक्शन पोटेंशियल में फेज 1 और 2 नहीं होते। जिस तरह यहाँ पे सिर्फ ये वाला 0, तो ये वाला 0, ये वाला 3, ये वाला 3, तो इनके एक्शन पोटेंशियल में, हाँ, इनके एक्शन पोटेंशियल में फेज 0 होता है, फेज 3 होता है और फेज 4 भी होता है। ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, तो ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन। यहाँ तक इस बात की समझ आ गई। अब सबसे पहले फेज 0 है। इनका फेज 0 किसकी वजह से होता था, इनका वेंट्रिकल एट्रिया और परकिंजी का किस आयन की वजह से होता था, ये सोडियम की वजह से होता था। इधर लिख देता हूं, सोडियम के अंदर आने की वजह से होता था। लेकिन SA नोड और AV नोड का जो फेज 0 है, ये कैल्शियम के अंदर आने की वजह से होता है। कैल्शियम के अंदर, सही है, सही। ये कैल्शियम के अंदर आने की वजह से होता है। पपोइसोले, ये SA नोड है। ये लेट सपोज मैं SA नोड का एक सेल ड्रा कर देता हूँ। SA नोड के सेल के अंदर कैल्शियम आता है, तो ये डीपोलराइज हो जाता है, यानी इसकी निगेटिविटी खत्म होकर पॉजिटिविटी की तरफ जाने लगता है। जब यहां पे पहुंचता है तो उसके बाद फेज 3 शुरू हो जाता है, और फेज 3 किसकी वजह से है, पोटाशियम की वजह। फेज 3 यहां पर भी पोटाशियम की वजह से था, यहां पर भी पोटाशियम की वजह से। जब ये यहां पे पहुंचता है तो अब वो पोटाशियम के चैनल खुलते हैं और पोटाशियम तो बाहर निकलता है, तो अंदर फिर क्या हो जाती है, नेगेटिविटी। तो आप नेगेटिविटी की तरफ आना शुरू हो जाते हो। ये फेज 3 हो गया। देख बड़े बांधे पोइस पे, ये फेज 4 है ये। और फेज 4 क्या है, स्लो डीपोलराइजेशन। देखो आहिस्ता आहिस्ता आप जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, जब यहां पे पहुंचता है तो शूट कर जाता है। इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो ये जो फेज 4 है, स्लो डीपोलराइजेशन वाला, इसको, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है फनी करंट्स की वजह से। फनी करंट्स क्या है, गौर से सुनो, दा खबर गौर से रवारवा। ये आप नेगेटिव नीचे क्यों आ रहे हो, पोटाशियम बाहर निकल रहा है, तो अंदर सेल के अंदर नेगेटिविटी ज्यादा हो रही है, इसलिए आप नेगेटिविटी की तरफ आ रहे हो। -20, -40, -60। जब आप यहां पे पहुंचे, गौर से सुनो, तो ये सेल का, इन सेल का कौन सा पोटेंशियल हो गया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्योंकि ये पहले भी 60 पे थे, आपने 60 पे पहुंचा दिया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मजे हैं हर तरफ, सेल खुश है कि मैं रेस्टिंग पे पहुंच गया हूं। लेकिन इसी ना, ये जो SA नोड का एक सेल है, ये मैंने इधर ड्रा कर दिया। जब ये रेस्टिंग पे पहुंच जाता है, गौर से अरवा, तो यहाँ पे सोडियम के मखसूस चैनल होते हैं जिनके थ्रू आहिस्ता आहिस्ता सोडियम अंदर आता है, आहिस्ता आहिस्ता सोडियम अंदर आता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फनी सोडियम चैनल। फनी पोइस पे का ना, मजाक वाले, गपशप वाले। मजाक वाले इसलिए क्योंकि थोड़ा सा सोडियम अंदर गया, और फिर थोड़ा सा सोडियम, फिर सीरियस नहीं है, फनी। तो जो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो फनी सोडियम चैनल की वजह से SA नोड के सेल के अंदर कौन अंदर आ रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है। तो अंदर नेगेटिविटी क्या होगी, कम हो रही है, लेकिन जल्दी या आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। तो ये फेज 4 जो है, ये स्लो डीपोलराइजेशन है, और कौन से चैनल की वजह से है, फनी सोडियम चैनल की वजह से। ये जो था
जो वेंट्रिकल एट्रिया और परकिंजी का ये जो फेज 0 सोडियम की वजह से था, ये कौन से सोडियम चैनल थे? ये फनी सोडियम चैनल नहीं थे, ये वोल्टेज गेटेड पावरफुल सोडियम चैनल थे। सही है पोई। पता खबर है पोइस पे? हाँ, तो जो आपका वेंट्रिकल एट्रिया और परकिंजी सिस्टम के सेल्स हैं, उनका फेज 0 सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की वजह से हैं, जबकि यहाँ पे फेज 0 कैल्शियम चैनल की वजह से, फेज 3 पोटाशियम चैनल की वजह से, फेज 4 सोडियम ब्यादि सोडियम फनी- वेला फनी- फनी सोडियम चैनल की वजह से वो स्लो होते हैं, इसलिए ये स्लो डिपोलराइजेशन फेज होती है। पता खबरें बांधे पोइस पे? हाँ, मोर। ये थे आपके पास फेजेस ख्वाहिशनंद दगोर तो अडेर बाद वो भी डायरेक्ट फिर दोबारा से यही फेज 0 हो जाएगा। ये जो है ना, सही। ये यहाँ तक पिछले वाले का फेज 4 है, पिछले सही जो पिछला एक्शन पोटेंशियल था। फिर ये फेज 4, तो ये दोबारा फेज 0। बाद में डायरेक्ट कैल्शियम चैनल क्योंकि और गुड क्वेश्चन, जब फेज 4 जब आप यहाँ तक पहुंचते हो ना, सही। तो अब अंदर कौन सा चार्ज चला गया? सोडियम अंदर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। तो जब यहाँ तक पहुंचता है तो इतना पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाता है कि कैल्शियम इधर उधर देखता है कि ओ तेरी पॉजिटिव है, मैं भी पॉजिटिव लाता हूँ, सही। तो फौरन कैल्शियम चैनल खुलते हैं और बहुत ज्यादा कैल्शियम अंदर आता है, तो ये इस तरह शूट कर जाता है ऊपर। नंदिदा डेर दा